बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रियाज़ पहुंच चुके हैं। इस 2 रोज़ के दौरान वो वहां पर आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी मुलाकात होनी है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हुआ है। सऊदी अरब ने बहुत भारी सरमायाकारी करने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब खड़ा रहा है और अब भी ज़ाहिर है पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का, ख़ुसूसी तौर पर माशी चैलेंजेस का सामना है, उसका इदराक सऊदी हुकूमत को है और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। यकीनी तौर पर ये एक अहम दौरा होगा जिसमें आने वाले दिनों में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और तवक्को की जा रही है कि अगले कुछ अरसे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और ज़ाहिर है कि ख़ित्ते में पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत अहम किरदार है, तो उस पर भी बातचीत होगी। इन मामलात पर तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ही, लेकिन एक और जो अहम मामला था मुल्क के अंदर, वो गंदम के हवाले से था। उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है। कुछ किसानों की शिकायत सामने आई थी जिस पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से रब्ता किया है और इसके साथ साथ हुकूमत को गंदम की जो ख़रीदारी है वो किसानों से करने का फ़ैसला किया है। तो ये वो तमाम अहम नुकात हैं जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में हमारी पहली मेहमान मोहतरमा नाइला चौहान, साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं। नाइला साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। अरब अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मंसूर जाफ़र साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार द न्यूज़ से जनाब महताब हैदर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। और शम्स साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करेंगे। ये अहम नुक्ता है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने बहरहाल ये गंदम के हवाले से जो किसानों की शिकायत सामने आ रही थी उसका नोटिस लिया है और हुकूमत ने ये एक अहम फ़ैसला किया है। आप कमेंट कीजिएगा प्लीज़ इस पर। शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, गंदम का हमारा मेन स्टेपल है पाकिस्तान का, और इस दफ़ा न्यूज़ प्रोजेक्शन ये दी गई थी कि 32 मिलियन टन से भी ज़्यादा की पैदावार होगी। और फार्मर्स की, क्योंकि उससे गुज़श्ता साल में भी 3,900 की प्राइस रखी गई थी और फिर 4,000 रुपये मन की प्राइस दी गई सिंध के अंदर, और इस साल उसी प्राइस को रखा डिस्पाइट से कि हम फार्मर की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। उन्होंने खाद कोई 5500 से 5800 रुपये यूरिया की खाद का फी बैग उन्होंने ख़रीदा, और साथ ही जो DAP की खाद थी वो रिकॉर्ड हाई प्राइस पे 13,500 रुपये पे उन्होंने ख़रीदी। जबकि अगर हम कंपेयर करें हमारे पड़ोस में तो वहाँ पे यूरिया की जो खाद की प्राइस है वो 300 से 350 रुपये बोरी है, और DAP की खाद जो है वो 1350 रुपये की फिर इंडियन रुपीज़ में बोरी आती है। फार्मर हमारा बड़ा मेहनती है, हमारा किसान दो के वो ट्रेडिशनल स्टाइल से कल्टीवेशन करता है, लेकिन पाकिस्तान में इस दफ़ा उसने अच्छी पैदावार की। और अब इस वक्त ये हुआ है कि जो फार्मर्स की पैदावार जब मार्केट तैयार होकर आ गई उस वक्त पे आप देखा कि कुछ इंपोर्ट्स के कार्गो आ गए जो डिले हो गई थी। इंपोर्ट फरवरी में आनी थी, वो रेड सी में इश्यूज था, रास्ते ब्लॉक हो गए और हुकूमत ने उसको अपने कमिटमेंट जो पूरे करने होते हैं, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर ने भी जो LCs खोलनी होती है उसको ऑनर करता टाइम ने, उस पर भी मिनिस्ट्री ने अच्छा डिसीजन लिया कि उन वेसल्स को आने दिया। लेकिन इम्पैक्ट ये हुआ कि इंपोर्टेड गंदम जो है, क्योंकि सस्ती परचेज की गई थी इंटरनेशनल मार्केट से, और पाकिस्तान में जो लोकल जो किसान है उसकी लागत ज़्यादा थी इनपुट हाई को बढ़ने की वजह से, तो उसने मार्केट को क्रैश कर दिया। और इस वक्त आपका पता है एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि IMF के प्रोग्राम में भी चल रहा है, हमने अभी रिव्यू का भी हमारा एक रिलीज होना है, पेमेंट वहाँ से 1.1 बिलियन की आनी है, तो हमने उसको देखते हुए बजट बनाया था। और आपके पास जो एलोकेशंस होती है फंड की वो इस दफ़ा कम की गई है कमोडिटी ऑपरेशन में, को अराउंड 60-69% का उसको परचेज को कम किया है। और ये डिसाइड किया कि छोटे किसान को जिनकी 6 एकड़ तक ज़मीन होती है उनसे गंदम खरीदेंगे सरकारी रेट पे 39 रुपये में। अब वो ख़रीदारी का भी मामला तय हो गया, प्राइस भी तय होगी, लेकिन जब ये परचेज नहीं स्टार्ट हुई और साथ ही गंदम की मार्केट क्रैश हो गई तो इसने एक पैनिक क्रिएट किया ग्रोअर्स के अंदर कि अब हमारे पास जो है जो हमारी कॉस्ट उससे भी कम आ रहा है, तो हुकूमत उससे जल्द से जल्द परचेज करना शुरू करे।
बारिशों का मौसम है, इस दफ़ा आपने देखा कि जो एल निनो इफेक्ट पाकिस्तान को बड़ी तरह मुतासर कर रहा है, जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है, तो बारिशें जो अब सर्दी में होनी चाहिए थी वो बारिशें डिले हो गई, और अब बारिशों का सिलसिला देखेंगे केपी के में भी बारिश हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है, पंजाब में भी बारिश आ रही है, और फसलें कुछ जगह तैयार खड़ी हैं। तो इसने एक और मजीद पैनिक किया। बेहतर ये कि इस वक्त जो पॉलिसी थी और उसके ऊपर डिसीजन जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है, वो बर वक्त डिसीजन लिया कि आप इनकी खरीदारी शुरू करो, क्योंकि जब खरीदारी शुरू करेंगे तो फिर ग्रोअर्स को जो 6 एकड़ की जो पॉलिसी बनी है उसके ऊपर बारदाना दिया जाए, और ऐसा ना हो कि कहीं बड़ा किसान सियासी असर रसूख वाला जो एग्रेरियन बैकग्राउंड का पॉलिटिशियन है वो आके अपनी गंदम तो बेच जाए हुकूमत को 3900 रुपए में, लेकिन छोटा किसान रह जाए। तो इसको इंश्योर करना चाहिए। और साथ में आपको जावेद साहब अभी बताता हूँ, इसी सिनेरियो को देखते हुए आप करें तो आपके पास पाकिस्तान में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिनेरियो देखते हैं, ये 52 से हमने स्टार्ट किया था और आज 76 साल से ज्यादा के करीब तो पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये आपको इस किस्म की डिस्टॉर्शंस करती है, ये मार्केट को हेल्दी फुट पे आने नहीं देती, और हुकूमत का इसमें एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट होती है फंड की कि आप कमोडिटी ऑपरेशन में को पंजाब में सिर्फ 630 अरब का सर्कुलर डेट हो गया था कमोडिटीज का, हम कोई 700 साढ़े 700 अरब से ज्यादा इस पे लगाते हैं, और बेनिफिशरी जो है वो किसान की बजाय आम सारिफ की बजाय वो सेक्टर हो जाता है जो फ्लावर मिलर्स हैं। वो एक फ्लावर मिल लगाने वाला जो है आज 20-20 25-25 मिलों का मालिक बन गया है, लेकिन किसान को ये भी हुआ कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर नुकसान हुआ कि उसको गंदम उसकी सस्ती खरीदी गई और गंदम बढ़ के कीमत 6000 रुपये भी चली गई। ये भी हमने मार्केट देखा और आपका ऑन रिकॉर्ड है। और जब गोदाम में पड़ी हुई गंदम जो है पास्को में स्टोर पड़ी हुई थी वो नहीं ली, और इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट करके फ्लावर मिलर जिसके अंदर उसमें अक्सरियत वाले लोग थे उन्होंने भी ली, वो लाके अपनी ग्राइंड करना शुरू कर गई। तो अब पास्को के वेयर हाउसेज में भी जगह नहीं है, उसका भी कैपिटल ब्लॉक हो गया है, फार्मर की फसल खुले आसमान में पड़ी है। तो इस पे मुदाखलत बर वक्त हुई है। इस पे प्राइम वजीर आला मरियम नवाज साहबा को भी इस पे एक्शन लेना होगा कि अब जब सूबे का काम है, ज़राअत और खुराक का काम 18वीं तरमीम के बाद सूबों का आ गया, डिवॉल्व हो गया है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस पॉलिसी को, इस रिएक्शन को जो पॉलिटिकल, ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, वज़ीर आज़म ने इसीलिए जो गंदम खरीदार है वो 14 लाख टन से बढ़ा के 18 लाख टन कर दिया है। चलें, ये तो कमेंट हो गया। अब हम जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाइला चौहान साहिबा, बड़ा अहम दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। एक तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से वो खिताब भी करेंगे और उसमें शिरकत भी करेंगे, लेकिन इससे पहले भी हम देखते हैं कि पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी आए, फिर सऊदी वज़ीर दिफा भी आए। हर गुजरते दिन के साथ ताल्लुकात की मजबूती तो एक तरफ, लेकिन एक नए दौर का गोया आगाज़ है, नई सरमायाकारी आ रही है पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की तरफ से। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के बहुत समीमी ताल्लुकात थे। जब से हमारी आज़ादी, जब से हमारे जो है ना उस तक ये लोग हमारे इनसे ताल्लुकात हैं। और जब भी जैसे आपने फरमाया कि हमें दुश्वारी हुई, वो हमारे साथ खड़े हुए। अभी इस हुकूमत के दौर में आप देखिए कि एक बैलेंसिंग एक्ट भी है कि अभी ईरानी सदर भी यहाँ आए, उनका पहला दौरा था हमारी नई हुकूमत के ऑफिस लेने के बाद। और उसके साथ साथ आप देखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर पहले रमज़ान के दौरान वहाँ गए थे, वहाँ पे ये प्रिंस सलमान से मिले थे। उसमें भी ऑल्दो वो एक उस तरह से नहीं कहा गया था, लेकिन उसमें बहुत ऑफिशियल बातें हुई थी, एक नया बाब खुला था। उसके फॉल आउट में फिर आप देखिए इनके फॉरेन मिनिस्टर आए और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन लेके आए, वो तन्हा नहीं आए, और फिर साथ ही उनके डिफेंस मिनिस्टर भी आए। और अब ये गए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो स्पेशल मीटिंग है उसके लिए गए हैं, जिसमें कि बहुत अहम मौज़ूआत, बिकॉज़ ये स्पेशल मीटिंग है, डिस्कस होंगे। लेकिन साथ साथ देखिए उसमें एक तो ओपन फोरम भी होगा जिसमें कि एकेडेमिया, इंटेलिजेंसिया, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, सब हर फील्ड के लीडर्स जो हैं वो वहाँ पे होंगे। उसकी बहुत अहमियत है। और साथ साथ आपका जो बायलेटरल एक मोमेंटम बन रहा है वो भी अपनी जगह मज़ीद बढ़ रहा है। इसको हमें इस पहलू से भी देखना चाहिए कि सऊदी प्रिंस सलमान का जो विज़न 2030 है कि सऊदी अरेबिया को उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है,
وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی. سو اٹس اے سنرجی ان ایوری وے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی پاکستان کو ایک مزید جتنی آپ نے مشکلات دیکھی اقتصادی سیاسی ہر طرح کی, اب وہ ایک اسٹیبلٹی کی ایک میسج ہے. انویسٹرز آ رہے بھی ہیں اور آپ بھی جا رہے ہیں ایسے فورا پہ جہاں پہ کہ ان سب اہم موضوعات پہ, گلوبل ٹریڈ پہ, نارتھ ساؤتھ کا جو گیپ بڑھ رہا ہے اس کے اوپر ڈسکشن, لیکن ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کی زمین پہ سعودی عربیہ کے ساتھ یہ موضوعات بھی ڈسکس ہو. بالکل ٹھیک ہے. منصور صاحب آپ فرمائیے گا, آپ ایک بڑے ڈیلیگیشن کا آنا سعودی عرب سے اور پھر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت کرنا اور تفصیل کے ساتھ بات چیت کرنا اور پھر سرمایہ کاری کے حوالے سے, اور پھر پاکستان نے ان کو آفر بھی کی ہیں بہت سی چیزیں جس میں جوائنٹ وینچرز بھی ہیں, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی. یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور سعودی عرب اس وقت جو خطے میں ایک بہت اہم ملک ہے اور امن و امان کے حوالے سے پورے ریجن میں اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے, وہ کیسے دیکھ رہا ہے اس سارے ماحول کو اس وقت؟ یقیناً جی, میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ابھی جو موجودہ سینیریو جس کے ایک شروعات کے طور پہ وزیر اعظم صاحب جو تشریف لے گئے ہیں, یہ ورلڈ اکنامک فورم بذات خود ایک ایسا انٹرنیشنل ایونٹ ہے کہ جس میں ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ چاہے اکانومی پہ بات کریں, اپنے اپنے ملکوں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں, انرجی کے ریسورسز, انوائرمنٹ کے ایشوز, براڈ رینج آف ایشوز جو وہاں ڈسکس ہوتے ہیں. اور سعودی عرب کو اس حوالے سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اسپیشل سمٹ جو ہے, یہ جو اسپیشل ایونٹ جو ہے وہ سعودی عرب ہوسٹ کر رہا ہے. اور ماضی میں بھی سعودی عرب کو یہ موقع ملا, اور سعودی عرب کے اسی کریکٹرسٹک کی وجہ سے اس فورم کا نام جو ہے وہ ایک نئی ٹرم کوائن کی گئی کہ ڈیوس اینڈ ڈیزرٹ. اچھا, کیونکہ وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر کے حوالے سے, تو اس کو انہوں نے ایک ٹائٹل دیا. تو یہ سعودی عرب کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا کہ سعودی عرب, اور یہاں پہ سعودی عرب کی نہ صرف انٹرنیشنل ڈپلومیسی بلکہ اس کی اس طرح کے ایونٹس کو آرگنائز کرنے کی اسکل جو ہے وہ اپنی جگہ مینیفیسٹ ہوتی ہے, جو ماضی میں یعنی ہمیں اس میں بڑی کمی نظر آئی کہ سعودی عرب میں اس نوعیت کی ایونٹس جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے. لیکن اب جو ریاض کو ایک انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دیا گیا ہے, اور خاص طور پہ وہاں پہ جس نوعیت کے بڑے بڑے ایونٹس آرگنائز کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ یہ ان کا فورم ہو یا اس سے پہلے ان کے اپنے انٹرنل جو مختلف, چاہے وہ فین فیئر میلاز ہوں یا ادروائز اکانومی کے, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور ابھی یہ جس سینیریو میں ہو رہا ہے, ابھی یہ تقریباً 2 دن پہلے ہی جو سعودی عرب کی جو ویژن 2030 ہے, جو کراؤن پرنس سلمان جو ہے اس کو ہیرالڈ کر رہے ہیں, اس کا ایک ریویو شائع کیا گیا ہے, جس میں اس چیز کی ٹیسٹیمنی سامنے آئی ہے کہ تقریباً 70% آبجیکٹیوز جو انہوں نے چاک آؤٹ کیے تھے اس ویژن 2030 کے حوالے سے, وہ اس وقت تک اچیو کر لیے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی سکسیس سٹوری بھی ہے, اور خاص طور پہ وہ ممالک جو خطے میں, چاہے وہ خلیجی ممالک ہوں یا ہمارے جیسے پاکستان کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی اس ایک کنزرویٹو جو لک تھی اس کو انہوں نے کس طریقے سے ماڈرنائز کیا, اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا جو اوریجن ہے, جو اصل ہے, اس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو لنک اپ کیا تاکہ ایک کوئی ڈیویشن محسوس نہ ہو. اور اب جس طریقے سے ان بڑے ایونٹس کے اندر, اور خاص طور پہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چاہے وہ عرب لیگ کا اجلاس ہو, OIC کے اجلاس ہوں, وہ خود ہوسٹ ہوئے ہیں. اور اب جس انداز سے سعودی عرب انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, اور بالخصوص یہ جو غزہ کا کارنیج ہے, اس پورے سینیریو میں جس طریقے سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی سعودی عرب نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ہی قابل تحسین ہے. اور یہ اسی کے ثمرات ہیں کہ آپ کو اب بھی یہ جب سمٹ کنکلوڈ ہوگا تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب 2 مئی کو جو ہے وہ گھانا میں شاید ہو رہا ہے, تو وہاں پہ تشریف لے جا رہے ہیں. OIC کا سمٹ ہو رہا ہے, اور اس میں بھی یقیناً اسی نوعیت کی جو ڈپلومیسی ہے, اور خاص طور پہ اس کا جو مین فوکس ہے وہ غزہ کا ایشو اور جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں وہ ہے. تو یہ بڑی چیزیں آپس میں ویل کنیکٹڈ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کے بعد دوسرا تجربہ, اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو کمٹمنٹس وہ کر کے گئے ہیں یا ان کے اعلانات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں, اور پاکستان نے جتنا پرومسنگ ان کو ایک مینیو پیش کیا, کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 کے قریب ایسے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان نے ان کے سامنے شوکیس کیے ہیں کہ سعودی عرب ان میں سرمایہ کاری میں انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے. یقیناً ابھی ابتدائی طور پہ جو ایک ہمارے پاس جو فگر چاک آؤٹ ہوا ہے وہ $5 بلین کا ہے, اور $5 بلین کے حوالے سے جو ابھی ہوم ورک ہے کچھ ہو چکا ہے اور کچھ
वज़ीर आज़म साहब के इस दौरे में, और उसके बाद जब क्राउन प्रिंस तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान तो उस वक्त इसकी फॉर्मल मेरा ख्याल सिग्नेचर सेरेमनी जो है वो होने जा रही है। ठीक, मेहताब हैदर साहब, एक तो इस वक्त जो हमें माशी चैलेंजेस दरपेश हैं, इस सारे तनाजुर में सऊदी सरमायाकारी, सऊदी इन्वेस्टमेंट, ये कितनी अहम है पाकिस्तान की मईशत के लिए और हम सब के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ना सिर्फ ये एक इंटरनेशनल फोरम में प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे, बल्कि साइड लाइन्स पे मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि IMF के MD से और बाकी जितने मल्टीलैटरल्स हैं उनके साथ भी एक्सपेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो कुछ अर्सा पहले इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन के उसके अंदर था, उससे हम बाहर आ चुके हैं। मैं आपके सामने ये रख देता हूँ कि जब सऊदी डेलीगेशन रिसेंटली जब विजिट पे आया हुआ था तो 2 से 3 चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। पहले अभी तक ऐसे होता रहा है कि जब भी हम कभी किसी मुश्किल में हैं तो सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की, यानी आप ये देखें कि सऊदी ऑयल फैसिलिटी के हवाले से या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने डिपॉजिट्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे। लेकिन अब जो VN 2030 की इन्होंने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और उसी VN 2030 के तहत आप ये देखें कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है, उन्होंने 25 से 30 प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने बताया, उन्होंने पिच किए हैं सऊदी डेलीगेशन के सामने, जिसमें कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स अभी तो 5 बिलियन की उनकी कमिटमेंट है, लेकिन अगर मैं उन SIFC को जो प्रेजेंटेशन है उसको सामने रखूं तो $30 बिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके सामने रखे गए हैं। और बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बैंकेबल हैं, कहीं की फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी है, कहीं पे जॉइंट वेंचर्स हैं। तो अब दोनों मालिक ने विन विन सिचुएशन को देखना है, लेकिन उसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स भी है। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम GCC कंट्रीज को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उस पर बातचीत जारी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रेक्टिफाई कर चुकी है, अब GCC ने उसको रेक्टिफाई करना है। उसी FTA की एक नेक्स्चर है जिसको कहते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। जब ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होगी तो आप ये देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे बाकायदा ये फिजिबिलिटी से एक्शनेबल उसके अंदर मोड के अंदर ये जाएंगे। अब देखना ये है कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स को ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिसके नतीजे में विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। और ये इन्वेस्टमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने देखा कि हम एक IMF के प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं और इसके नतीजे में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इससे बिल्डअप होंगे। तो जो मेजर कंसर्न्स हैं हमारे इन्वेस्टर्स के कि जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स उन्होंने रिपेट्रिएट करने हैं, पाकिस्तान के जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर होंगे तो वो इस काबिल हम हो सकेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लेकर जा सकेंगे। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, इससे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी और इन ममालिक के स्टेक्स पाकिस्तान में बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। ये शमसुल इस्लाम साहब, आप फरमाइएगा, मेहताब साहब ने भी बड़ी तफसील से बताया, लेकिन एक इस गुफ्तगू से एक चीज़ साबित हो रही है गोया कि SIFC जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी PDM की हुकूमत के दौरान, वो गोया एक मजबूत फोरम मुहैया कर रही है इस बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, एक ज़ाहिर है उसको फैसिलिटेशन के हवाले से, वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से, क्योंकि जब भी सरमायाकारी के हवाले से बात होती थी तो ये जो इस सरमायाकारी की राह में जो रुकावटें होती थी, जो मुश्किलात होती थी, उनका जिक्र ज़रूर होता था। SIFC का रोल जो है बड़ा अहम है और ऐसी चीज़ें मद्देनज़र रख के ये इसको बनाया गया कि माजी में हमारे यहाँ बड़ा गो स्लो वाली पॉलिसी जो है ना, ये बड़ी हमारे फेवरेट एक चीज़ रही है हमारे ब्यूरोक्रेसी की कि हर चीज़ पे गो स्लो। और इन्वेस्टर चाहे वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो, डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो आके इस स्लो प्रोसेस से बहुत तंग होते थे। बहुत सारी जगह ऐसे प्रोजेक्ट हुए कि इन्वेस्टर्स आए और बददिल होकर चले गए। और पाकिस्तानी भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो GDP जो अगर रेशो देखें
तो इस वक्त कोई 13% से ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है खत्ते में। अगर आप देखें कंपेयर करें रीजनल ममालिक के साथ या और दीगर ममालिक तो बहुत हम कम पे रखे हुए हैं। SIFC ने उस काम को एक का जो स्पीड है बढ़ाने के लिए काम किया है कि जो फाइल्स जो है जिसमें रेड टेपिज्म का कल्चर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम सबको पता है कि इतने सालों से चला आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए किया और इस इन्वेस्टमेंट लेकर आने की कोशिश की। और अंडर SIFC जो ग्रीन पाकिस्तान GPI जो इनिशिएटिव लिया गया है उसमें लोकल इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं। अब जो कॉरपोरेट फार्मिंग का जो एक उन्होंने अनाउंसमेंट की है उसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इंटरेस्ट उसमें ली और बहुत सारे लोकल इन्वेस्टरों को भी काम ज़मीनें अलॉट की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एग्रेरियन बैकग्राउंड उसका सारा है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हम लाख बात कर लें कि जी हम ये IT में चले जाएंगे, हम इंडस्ट्रीज लगा लेंगे, लेकिन हमारे पास जो अभी भी हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 20% जो GDP में वो एग्रीकल्चर की है। हमारी टेक्सटाइल से लेके राइस एक्सपोर्ट से लेके कोई फूड की जितनी भी एक्सपोर्ट है वो सारी की सारी हैवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर है। तो इस सेक्टर को जब आप रिवाइव करते हो तो उससे अलाइड सेक्टर्स का भी चलता है, वैल्यू एडिशन भी होती है। ये SIFC के प्लान के अंदर है कि जो इन्वेस्टर भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा उसको फैसिलिटेट करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर जो है आपका KPK से लेकर बलूचिस्तान तक जो है आपका जो हर सूबे में इंक्लूडिंग पंजाब वहां पर भी आपका जो है पोटेंशियल है। आपके पास कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के खजाने पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो ये बड़ा एरिया ऐसा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए और यहाँ से जो मिनरल्स हैं, जो यहाँ पे मादनी खजाना है, गोल्ड है, कॉपर है, आपके पास बॉक्साइट है जिससे आपकी एल्युमिनियम बनती है और दीगर फॉस्फेट। काकुल के अंदर इतना बड़ा जो है एरिया पड़ा हुआ है जहाँ ये फॉस्फेट जिसे DAP खाद बनती है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें उससे बनती हैं, वो सारे यहाँ पड़े हुए थे। उसमें इन्वेस्टमेंट लानी है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की एक और मतलब ना बढ़ने की एक और वजह यह है कि हुकूमत का जो फुटप्रिंट है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है। जो हुकूमत माजी से अब आप देखें सारी चीज़ों को तो आज आपका बोरिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर की अराउंड 85 to 87% हो चुकी है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग भी कम हो रही है और बैंकों में लोग डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं। मतलब जब 22% 23% इंटरेस्ट पे चले जाएंगे तो लोग फिर क्या करते हैं कि बैंकों में पैसा रखते थे और इंटरेस्ट लेके खाने, क्योंकि आज आपके पास इतने हाई रेट के ऊपर कारोबार मुमकिन नहीं है। तो इस सूरत हाल में आपको फॉरेन इन्वेस्टर को भी लाना है और लोकल इन्वेस्टर को भी लेकर आना है, ताकि यहां पर आकर जो एक्सपोर्ट में फॉरेन इन्वेस्टर पे खासतौर पर जावेद साहब मैं बताऊं कि हमने माजी में जितनी इन्वेस्टमेंट ली है, चाहे वो जैपनीज इन्वेस्टमेंट आई है या कोई और आई है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होती थी। वो लोकल चीजें, लोकल सर्विसेज, लोकल प्रोडक्ट बेच के और यहां से मुनाफे कमा के रिपेट्रिएशन करते थे। और पाकिस्तान को जो है अगर 100 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो वो $100 बिलियन ले जा चुके होंगे अब तक, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। अब आपका मॉडल, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में जो विजिट किया और बिजनेस कम्युनिटी से एड्रेस करके उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उनको एक्सपोर्ट और लेड ग्रोथ चाहिए। उनको एक्सपोर्ट लेड 3 बार इसके ऊपर स्ट्रेस जाहिर करने का मतलब ये कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से आएगी, उसके अंदर भी यही रोल होगा कि आपने एक्सपोर्ट करना है। आप अगर सऊदी अरब से कोई इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो आपकी अगर रिफाइनरी लग जाती है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला हल होगा। माजी में हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि कोई $10 बिलियन की रिफाइनरी लगनी थी बलूचिस्तान में, सऊदी अरब ने लगानी थी। वो अगर लग जाए, नैप्था क्रैकिंग प्लांट पाकिस्तान में लग जाए तो हम एक पेट्रोकेमिकल्स की जो बहुत बड़ी इंपोर्ट करते हैं वो हमारी कम हो जाएगी। हम रिफाइनरी लगा के क्रूड मंगा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में भी रिफाइन करके क्रूड को और वो एक्सपोर्ट कर रहा है। रशियन क्रूड ला के इंडिया ने एक्सपोर्ट कर लिया। सिंगापुर जैसा मुल्क जिसके पास कोई क्रूड ऑयल अपना नहीं है, वो मलेशिया और उधर के रीजन की जो क्रूड है उनको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमें अगर सेक्टर ये मिल जाता है रिफाइनरी का तो ना सिर्फ हमारे पास एक बलूचिस्तान में अगर एक बड़ी रिफाइनरी लगती है तो हमारे पास जो इश्यूज आ रहे हैं, जो अभी आप इलीगल ट्रेड देखते हैं कि पेट्रोल की स्मगलिंग ईरान से हो रही है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा कि कम हो जाएगी, वहां के मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। और खसूसी दिलचस्पी जो दिखाई जा रही है गवादर के एरिया में, बलूचिस्तान में, ईरान के साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं अभी उनके हालिया दौरे में भी, वो भी चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर आप एक कोई इसका जो है बॉर्डर मार्केट्स को लेके आओ, क्योंकि स्मगलिंग खत्म करने के लिए आपको बॉर्डर मार्केट्स बनानी होती हैं और साथ ही आपको
उसके बॉर्डर के ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क बना दें। अगर हम ईरान के साथ FTA करने जा रहे हैं तो हमें ये चीज़ भी लानी होगी कि दोनों ममालिक अगर इनिशियली 1,000 एकड़ एलोकेट करते हैं बॉर्डर के दोनों साइड पे, तो जो स्मगलिंग की जो मेन रीजन है, दोनों साइड पे गरीब आवाम लोग हैं, उनकी रोजगार जुड़े हुए हैं उससे, तो वो मोटरसाइकिलों पर रख के एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनको जब रोजगार मिलेगा तो आपके दोनों मुल्कों की तब्दील एक इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो सकती है। SIFC ने वो तमाम रुकावटों को खत्म करने के लिए अंडर एक अम्ब्रेला भी दी है इन्वेस्टर को, उससे कॉन्फिडेंस जो बूस्ट कर गया है लोकल इन्वेस्टर का और फॉरेन इन्वेस्टर का, और उसका इंडिकेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी दिखा रही है। हाँ जी, वो उस पे उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल उसकी तरफ मैं शमसुल इस्लाम साहब आ रहा हूँ। लेकिन ये नाइला साहिबा, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जो जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे और मंसूर साहब भी बात कर रहे थे कि, और मेहताब साहब भी बात कर रहे थे कि हमें फील हो रहा था शायद कि आइसोलेशन के अंदर हैं। अभी जो हमने इंगेजमेंट की है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, फ़ोन पे भी बात हो रही है, दो रहे हैं, और इकॉनमी को हमने फोकस किया हुआ है। गोया लगता है कि हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी बड़ी मुतहर्रिक हो गई है ममालिक के साथ। आपकी बात दुरुस्त है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे अब आपका ज़्यादा ज़ोर है और जियो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ज़ोर है, अगरचे कि जियो पॉलिटिक्स का बहुत असर हुआ है जियो इकोनॉमिक्स पे। आप देखिए यूक्रेन में जो जंग हुई उससे जो सप्लाई चेन थी वो सारी डिसरप्ट हुई, और अभी WF की जो स्पेशल मीटिंग है इसमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सप्लाई चेन की भी बात होगी। सो ये एक अहम चीज़ है। दूसरा आप देखिए कि कोविड ने सारी दुनिया को हिला के छोड़ दिया था। अब हम इतनी बात नहीं करते जैसे माजी बईद है, लेकिन माजी बड़ा करीब है, माजी बहुत करीब है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ पे अफेक्ट हुआ है। और पाकिस्तान भी आप देखिए कि हेल्थ पे हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है उसमें भी आपके जो फ्लड्स आए, अर्थक्वेक्स आए, जो भी आए, आपके जो आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 1% से भी कम है। लेकिन आप जो हैं दुनिया के टॉप 6 ममालिक में से हैं जिन पे के माहौलियात का बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट है, और ये नॉर्थ की एक कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने जितनी दुनिया में पोल्यूशन की, तो सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा था कि क्लाइमेट जस्टिस की बात हो। ये बातें भी इस WF की जो स्पेशल मीटिंग है उसमें होगी, और नॉर्थ साउथ की जो डिस्पैरिटीज़ हैं उन पे भी बात होगी। जहाँ रही पाकिस्तान की बात, तो आप देखिए कि इस वक्त जितनी यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, आपका IMF के साथ भी नेगोशिएशन आसानी से हो रही हैं, आपके यहाँ आए दिन जो है जैसे आपने फरमाया टेलीफोन कॉल्स भी हुई, विज़िट्स भी हो रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से एक जियो पोलिटिकली इम्पॉर्टेंट मुल्क था, लेकिन क्योंकि अब हमारा फोकस जियो इकोनॉमिक है तो वो आपके जियो पॉलिटिक्स को रीइंफोर्स करता है। इस रीइंफोर्समेंट की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि वो सिर्फ वो नशिस्तन खोर्दन बरखास्तन वाली बात नहीं है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। सो आप जब अपने आप का अपना घर सीधा करेंगे तो सारे आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मंसूर साहब, जाहिर है फ़लस्तीन का मामला आप ले लें, उस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का, और फिर सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार इस लिहाज से कि उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, इस ख़त्ते में अमन के लिए आवाज़ उठाई। उससे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे ख़त्ते में जब हम जियो इकनॉमिक्स की बात करते हैं तो चीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के हवाले से। ये जो एक टेंशन पैदा हुई इस पूरे ख़त्ते में, यकीनी तौर पर ये सऊदी अरब के लिए भी बाइस तशवीश है कि जब हम जियो इकनॉमिक्स की बात कर रहे थे, मुल्कों में ताल्लुकात की बहाली और अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे थे, ऐसे में ये टेंशन्स भी पैदा हो गई। यकीनन जी, क्योंकि सऊदी अरब ने जो अपने लिए रोड मैप चाकआउट किया था, ख़ासतौर पे जो मिडल ईस्ट की अपलिफ्ट के हवाले से या खलीजी कंट्रीज़ में उनके साथ नेगोशिएशन जारी थी कि जी सिंगल करेंसी की बातें हो रही थी, रेल रूट की बातें हो रही थी, तो यकीनन ये जो इस वक्त डिसरप्शन हुई है फ़लस्तीन के अंदर, ख़ासतौर पे गज़ा इस वक्त जिस ऑनस्लॉट का शिकार है, उसके बाद ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं ये वाइप आउट हो गई हैं, और इनको बहुत वक्त लगेगा इसको दोबारा से किसी लाइन ऑफ एक्शन में लाने के लिए। सऊदी अरब ने अपनी ज़िम्मेदारी को रोज़ अव्वल से ही महसूस किया, और उन्होंने जो उनकी UN के अंदर जो डिप्लोमेटिक पावर थी
ان کی خاص طور پہ جو سفیر ہیں، خاتون سفیر ہیں وہاں پہ، انہوں نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم کردار ادا کیا اس پورے معاملے کو. وہاں پہ جو یو این کے اندر عرب گروپ تھا اس کو آن بورڈ لے کے، اور جس انداز سے مختلف قراردادیں، بلکہ جو ابھی ریسنٹ قرارداد جس پہ اتفاق ہوا تھا سیز فائر کے حوالے سے بھی، اگرچہ اس کو اسرائیل نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اس پہ تقریباً تمام جو یو این سیکورٹی کونسل کے ارکان تھے متفق تھے، سوائے برطانیہ نے ابسٹین کیا تھا. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور خاص طور پہ اس میں سعودی عرب کا بڑا کردار تھا. اور پھر اسی طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب اس حوالے سے بھی یونیک ہیں کہ ان کے کم از کم جو سیاسی موقف ہے، چاہے وہ لوکلی ہو یا انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے ہو، وہ بہت سے ایشوز پہ ریکنسائل ہوتا ہے. خاص طور پہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان اسی لائن آف ایکشن کو انڈورس کرتا ہے، ٹو کرتا ہے، جو اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ اس کو چیرش کرتا ہے اور اس کے لیے کام کر رہا ہے. پھر سعودی عرب نے اس پورے کرائسس کے اندر جہاں ڈپلومیٹک فرنٹ اپنا ایکٹیو رکھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا شاہ سلمان کا جو ہیومینیٹیرین سینٹر ہے، اس نے جتنے بڑے پیمانے پہ ریلیف آپریشن شروع کیا. اور شاہ سلمان کا جو ہیومینیٹیرین ریلیف سینٹر تھا وہ ان محدود چند ریلیف ایجنسیز میں تھا کہ جو غزہ جنگ کے دوسرے ہی ہفتے کے اندر ریلیف گڈز جو ہے وہ غزہ کے اندر خود ان کے اپنے آفیشل جو ہیں وہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. تو اب بھی اس وقت جتنی بھی آپ کہہ لیجیے انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جس انداز سے سعودی عرب نے اپنا ایک پولیٹیکل ویٹ، اپنا سیاسی وزن جو ہے وہ اردن کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصر کے پاس رکھا ہوا ہے، اور ان کو جس انداز سے سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ بڑا فورسفلی اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ہمیں سٹینڈ سٹل کی کیفیت نظر آتی تھی، لیکن اب دوبارہ سے وہ نیگوسیشن جو ہے جنگ بندی کے حوالے سے وہ شروع ہو چکی ہیں، اور جو قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے جو مذاکرات ہمیں ایک وقت توقف کا شکار دکھائی دے رہے تھے، اب دوبارہ سے اس میں مہمیز آئی ہے. اور اس کی ریزن بنیادی طور پہ اور خاص طور پہ یہ جو خطے میں انریسٹ ہے، یہ جو پریشانی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو خود امریکہ جو بہت بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا، اور خاص طور پہ انہوں نے جس انداز سے جسے کہنا چاہیے اندھا دھند سپورٹ کیا اسرائیل کو، تمام اپنے ہی اصولوں کو، اپنے انسانی حقوق کے چارٹر کو وائلیٹ کرتے ہوئے، آج خود انہیں اپنے ہی کیمپسز میں وہ چیلنج کی سچویشن درپیش ہے. خود انہیں یعنی ہر یونیورسٹی کے اندر طلبہ جو ہیں لوگ اب اس نوعیت کے نعرے بلند کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو وہ شاید جو کام مسلم دنیا نے کرنا تھا یا ان کے کیمپسز اس انداز کا منظر پیش کرتے، تو یہ خود ان کے ہاں سے ہی یعنی یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی پازیٹیو تبدیلی ہے. اور بالخصوص امریکہ کیونکہ اس وقت خود الیکشن کے موڈ میں جانے والا ہے، ان کے لیے اس انریسٹ کو یا اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کو اپنے ہاں زیادہ دیر وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یقیناً ان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی طور، اور خاص طور پہ اس وقت خود اسرائیل کے اندر جو ڈسرپشن، ان کی کابینہ کے اندر جو ایک ڈسکارڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، مختلف وزراء جو آپس میں مدبھڑ ان کی ہوتی ہے، اور خود نیتن یاہو کی جتنی یعنی جو لوکل پاپولیرٹی ہے جو ملک کے اندر جو ہے جتنے برے طریقے سے وہ نوز ڈائیو جا رہی ہے، تو وہ اب مجبور ہیں، لیکن صرف اور صرف کیونکہ انہیں ایک ایگزٹ اسٹریٹجی درکار ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہوں نے اگر 6 ماہ میں قتل و غارت کری کی ہے تو کم از کم انہیں ایک کوئی ون ون سچویشن والی کیفیت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے مظالم وہاں روا رکھے ہیں تو انہیں کم از کم اس کی سیاسی قیمت بھی دینی پڑے گی، اور جو ہیئر اینڈ آفٹر ہونا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل. مہتاب حیدر صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے ایک اسٹیبلٹی کی، اکنامک اسٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے تھے، ابھی پچھلے دنوں جب سعودی وفد آیا تھا اور جو SIFC کے حوالے سے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا، پروجیکٹس پیش کیے گئے، اطلاعات یہ آئیں کہ سعودی جو وفد تھا وہ تیاری سے مطمئن نظر آئے. جو ہم نے پریزنٹیشن کی، ہم تیار تھے، بہتر تیاری ہم نے کی ہوئی تھی، ایسا لگتا ہے کہ وہ مطمئن بھی نظر آئے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی شمس الاسلام صاحب نے بات کی کہ نئے ریکارڈ بن رہے ہیں، روپیہ تگڑا ہو رہا ہے ڈالر کے مقابلے کے اندر، IMF کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سارے انڈیکیشنز ہیں کہ ہم ذرا ہماری جو معیشت ہے وہ استحکام کی جانب گامزن ہے. اور پھر ذرا جو نیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ بتائیے. جی دیکھیں، بنیادی طور پر اس ٹائم جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں وہ اس کو ایسے انداز میں نیریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں فوری طور پہ ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن فیز کے اندر جانا ہے.
اگر آپ کمپیریزن کریں پچھلے سال سے تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پچھلے سال نیگیٹو تھی. اس سال جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کم از کم جو پروجیکشنز بتا رہے ہیں وہ 2% کے اراؤنڈ جی ڈی پی کی گروتھ ہے. اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں تو پچھلے سال 38% تک تھی, ابھی 20.6% کو آ چکی ہے, اور اگلے سال کی جو پروجیکشن ہے وہ 12 سے 15% کے درمیان ہے. تو یہ جو ٹریجیکٹری ہے یہ پازیٹیو اس کے اندر ہے. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس میں $1.1 بلین جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 29 تاریخ کو آئی ایم ایف کی جو واشنگٹن میں ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے اس میں $1.1 بلین جو ہے وہ مل جائیں گے. اور ایک بڑی شمس السلام صاحب نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے فنڈامنٹلز اس ٹائم تک ہم گروتھ کی ٹریجیکٹری کے اندر نہیں جا سکتے جب تک انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آتا. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ بھی اسی 29 تاریخ کو ہے, اور اس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چونکہ جو انفلیشن ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے تو توقع یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اندر آئے گی. لیکن ابھی ہم نے اس سارے کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. 2% کی گروتھ ہمارے جو پاپولیشن گروتھ سے بھی کم ہے. ہمیں اگلے سال 3.5% کی طرف جانا ہے, انفلیشن کو نیچے رکھنا ہے. آئی ایم ایف کا ایک نیا پروگرام کے بارے میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مڈ مئی تک جو ہے وہ ٹاکس شروع ہو جائیں گی, جو 3 سے 4 سال کا پروگرام ہوگا. اس سارے پروگرام کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. تو یہ ساری جو گروتھ کا مومنٹم ہے اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر سرٹینٹی رہے, جو انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, رولز آف دا گیم ہو, اور یہ جو گروتھ کا پاتھ ہے اس کو ہم کنسسٹنٹلی 2 سے 3 سال مکمل اس کے ساتھ منو عمل کریں, تاکہ اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جائیں. شمس الاسلام صاحب آپ کی بھی یہی توقعات ہیں؟ یہی جو مہتاب حیدر صاحب فرما رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے مانیٹری پالیسی آنی ہے اور توقع ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی, کیونکہ یہ بہرحال ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو 38% سے 25 پہ آئے, اور 25 سے جو اگلی پروجیکشن ہے 12.5% ہے انفلیشن کی, اور ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کیونکہ عام آدمی کے لیے جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. عام آدمی اب کہہ رہا ہے کہ آٹے کی جو بوری ہے, جو تھوڑا ہے, اس کی قیمت میں کمی آئی ہے. دیکھیں جو ایم پی سی ہونی ہے 29 تاریخ کو, اس میں بھی آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوگا. کیونکہ میں اب تھوڑا سا عام عوام عام لوگ جو توقعات رکھ رہے ہیں, میں بھی بحیثیت عام پاکستانی یہی توقع رکھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنا چاہیے. لیکن انٹرسٹ ریٹ نہ اس ایم پی سی کو 29 اپریل کو جو ہونی ہے اس میں کم ہوگا, اور نہ ہی آئندہ والی میں ہوگا. اس کے بعد اس کو یہ نیچے لے کے جائیں گے, کیونکہ ہم نے مہتاب صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. جو آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلا تھا ریویو ہو گیا, اب ہمیں 1.1 بلین کی ٹرانچ آنی ہے, اور آگے ہم نے فوراً پہ اگلے کے پروگرام میں جانا ہے. وہ ہمارا پروگرام کو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کو $8 بلین کا لینا چاہیے, اور وہ 3 سال نہیں بلکہ 5 سال کے اندر اگر جائے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اس میں رہتے ہوئے پاکستان تھوڑا سا کمفرٹ زون میں جائے گا کہ ہم نے اس دوران اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے, انویسٹمنٹس کو بھی لانا ہے. تو اگر اب اسی وقت اگر 29 کو ایم پی سی کو یہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرتے ہیں, تو ایک میں آپ کو تھوڑا سا ایک سگنل دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے 22-23% پہ کوئی انوینٹریز رکھی ہوں گی ان کا بھی ایک مارکیٹ ڈاؤن ورڈ جائے گی, وہ بھی نیچے گریں گے, ان کی انوینٹری کی جو لاسز ہوں گے وہ بھی ہے. اور پھر اسٹیٹ بینک بڑا محتاط اس وقت چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی پالیسی دیکھیں پچھلی بھی ایم پی سی ہوئی ہیں, اس کے اندر بھی بڑا محتاط رویہ رکھا ہے, اور وہ ابھی انٹرسٹ ریٹ جو نیچے جا رہا ہے اس کو مزید نیچے لانے کی توقع کر رہے ہیں, کیونکہ سامنے ایک جو خطرہ آ رہا ہے وہ ایک جیو پولیٹیکل سچویشن جو چینج ہوئی ہے, اور جو اس کے امپیکٹ آنے ہیں آگے, اور ساتھ ہی جیو اکنامک جو سیناریو چینج ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا محتاط رویہ اسٹیٹ بینک رکھے گا. اس کی مانیٹری پالیسی اس کے اندر رکھے گی, اور اس کو چینج نہیں کریں گے, اسی پہ رکھیں گے, آگے نہیں بڑھائیں گے, لیکن اسی پہ لے کے جائیں گے. لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی آپ کو ایڈ کر دوں, اگر ہم پریویس ہسٹری دیکھیں, جب پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ ریکارڈ سطح پہ گیا ہے, انفلیشن کبھی کم نہیں ہوا, اور پھر واپس اس کو پالیسی کو ریویو کیا گیا اور نیچے لایا گیا. اس دفعہ یہ ہوا کہ 22% پہ جو پالیسی ریٹ گیا ہے تو 38% سے 26% ایئر آن ایئر بیسس پہ انفلیشن آیا. تو یہ ایک بڑی کمی ہوئی ہے, اور اس کو دیکھ کے مزید اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آئندہ سال آپ کا
इंटरेस्ट रेट जो है और जो इन्फ्लेशन है वो और कम हो, तो बेस करेगा कि जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी लोकल और बाहर की, तो फिर आपका रुपया भी मजबूत होगा। रुपया मजबूत होता है तो इन्फ्लेशन आपका ऑटोमेटिकली कम होता है। हमें एक काम करना है, जो हमारी हुकूमत को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, और मनी सप्लाई जो उसके अंदर भी नेगेटिव थोड़ा रेशो आ रहा है। साथ ही हमने अभी तक जो 12 अप्रैल का स्टेट बैंक का देखा है, उसके अंदर आपकी कमोडिटी ऑपरेशन भी नेगेटिव में थी। तो ये एक अच्छी और फिस्कल बेहतरी की तरफ जा रही है। एक पॉलिसी ऐसी बन रही है कि जो स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म पे लाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अब आप आपके पास एक दफ़ा इकोनॉमिक कंडीशन आपकी स्टेबल हो जाए और उसके बाद फिर ओवर हीट हो जाए, तो वो बार बार कूल डाउन करना और उसको फिर हीट अप करने से आपकी इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होती है। तो हम एक लॉन्ग टर्म उसको देख रहे हैं और स्टेट बैंक भी उसी पे देख रहा है। तो मेरा एक तजज़िया है कि ये इंटरेस्ट रेट फिलहाल ये 29 अप्रैल को भी कम नहीं होगा और आइंदे वाले पे भी नहीं कम होगा। चलें वक्त भी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब आपका, मेहताब हैदर साहब आपका, मंसूर जाफ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नायला चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस बात पर इत्तेफाक है कि वो एक दुरुस्त सिमत में गामज़न है, और अब हम सियासी इस्तेहकाम के बाद माशी इस्तेहकाम की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम में जहाँ जहाँ कमी है वहाँ पर ज़ाहिर है हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, जो सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपोजिशन के साथ बैठें, बातचीत करें, और अपोजिशन की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान के मफाद में हुकूमत के साथ बैठकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। हुकूमत जो है वो इस कोशिश में है कि वो इंगेज कर रही है, मुसलसल सिफारती सतह पर इंगेज कर रही है, और इकनॉमिक डिप्लोमेसी के ज़रिए से वो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी बढ़े, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आएगी तो इससे जो मुल्की सरमायाकार हैं उनका एतमाद भी बढ़ेगा। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।